जिन मोरी कोरिया में रहने वाला एक एवरेज हाई स्कूल का स्टूडेंट है, लेकिन हकीकत में वो एक बहुत ही ज़्यादा ताकतवर लड़का है जो कि पूरी तरीके से एक स्किल्ड मार्शल आर्टिस्ट है। वो अपने घर में अकेला रहता है और उसके सबसे करीबी रिश्तेदार उसके दादाजी थे जो बचपन में ही लापता हो गए थे। इतनी मुश्किलों से भरा बचपन होने के बावजूद वो बहुत ही नेक दिल और सभी की मदद करने वाला लड़का है। इसके पास इतनी पावर होने के बाद भी इसने कभी इन पावर्स का गलत इस्तेमाल नहीं किया। सुबह सुबह जिन सोकर उठता है और देखता है कि उसकी घड़ी टूटी हुई है, तभी उसे याद आता है कि उसे तो आज गॉड ऑफ हाई स्कूल टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करना था। वो बहुत लेट हो चुका था, इसलिए वो जल्दी से तैयार हो जाता है और अपनी बाइसाइकिल पर बैठकर अपनी पूरी ताकत से बेहद खतरनाक तरीके से गॉड ऑफ हाई स्कूल टूर्नामेंट के एरिना की तरफ जाने लगता है। लेकिन ऐसा करने वाला जिन अकेला नहीं था, क्योंकि गॉड ऑफ हाई स्कूल टूर्नामेंट के चर्चे पूरे शहर में हैं। इस टूर्नामेंट को पूरे कोरिया में लाइव दिखाया जाता है और लोग भी इसे देखने में बहुत दिलचस्पी दिखाते हैं। ऑर्गेनाइजर्स ये दावा करते हैं कि जो भी इस टूर्नामेंट को जीतेगा वो जो चाहे वो मांग सकता है और उसकी ख्वाहिश बिना कोई सवाल जवाब किए पूरी की जाएगी। जिन ट्रैफिक से बचते हुए अरीना की तरफ जा ही रहा होता है कि रास्ते में उसे एक बाइकर दिखाई देता है, जिसे वो पहले तो अनदेखा कर देता है, लेकिन तभी ध्यान देता है कि एक बूढ़ी महिला चिल्ला रही है कि वो बाइकर उसका पर्स चुराकर भाग गया। जिन फौरन उस महिला की मुश्किल हालातों के बारे में सोचने लगता है, जिससे उसकी आंखों में पानी आ जाता है और वो उस महिला की मदद करने का फैसला करता है। वो तुरंत पीछे मुड़ जाता है और लेट होने के बावजूद उस बाइकर का पीछा करने लगता है। वो ट्रैफिक को चीरते हुए अपनी पूरी रफ्तार से आगे बढ़ता जाता है और यहाँ तक कि मौत को चकमा देकर ट्रक के ऊपर से कूद जाता है। आखिर में वो उस तक पहुंच जाता है और मौका मिलते ही बाइकर के ऊपर चढ़कर उसके कंधे को काट लेता है। जिन छलांग लगाकर अपनी साइकिल पर वापस आ जाता है और चोर को पकड़ने के लिए साइकिल को कुदाकर ऊंची रोड पर ले आता है। लेकिन तभी सामने उसे अपनी उम्र की एक लड़की दिखाई देती है जो कुछ हट्टे कट्टे पहलवानों के मसल्स को निहार रही होती है। वो उसे चेतावनी देने की कोशिश करता है, लेकिन वो वहां से हट नहीं पाती, जिसके बाद जिन सीधे उसको ठोक देता है और फिर सॉरी बोलकर वहां से चला जाता है। हालांकि वो कोई आम लड़की नहीं थी और गुस्से में आकर वो जिन को छाता फेंक कर मारती है, जो उसकी साइकिल का चक्का जाम कर देता है, जिस वजह से जिन नीचे गिर जाता है। वो उसके पास जाती है और उसका कॉलर पकड़कर पूछती है कि उसके टूटे हुए चश्मे का पैसा कौन भरेगा, जिस पर वो अपने सूजे हुए चेहरे से उसे बताता है कि वो चोर का पीछा कर रहा है जो बाइक से एक बूढ़ी औरत का पर्स छीन कर भागा है। ये सुनकर उसका दिल पिघल जाता है और वो भी जिन के साथ उस चोर का पीछा करने लगती है। वो लहराते हुए अपनी साइकिल चलाता है और पीछे खड़ी लड़की चोर को मारने की कोशिश करती है, जैसे कि वो एक मक्खी को मार रही हो। तभी चोर उनसे अपना पीछा छुड़ाने के लिए खूब सारे पैसे हवा में उड़ा देता है, लेकिन जिन साइकिल रोक कर लड़की से कूदने को कहता है। वो उसे पकड़ने ही वाली होती है कि एक साइन बोर्ड से टकरा जाती है। बाइकर हंसते हुए वहां से भाग जाता है, ये सोच कर कि वो उसका पीछा नहीं कर रहे हैं। लेकिन तभी सामने से एक लड़का सीधा उसके हेलमेट पर मुक्का मारता है और उसे वहीं बेहोश कर देता है। और यहीं हमें पता चलता है कि ये तीनों उसी टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। वो टूर्नामेंट की जगह पर पहुंच जाते हैं और रेस्ट रूम में जिन लड़के को अपना नाम बताता है, जिसके बाद लड़का भी खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए अपना नाम हान बताता है, जो कि एक लोकल सुपरमार्केट में काम करता है। और लड़की खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए अपना नाम मीरा बताती है और बोलती है कि वो अपने फादर के डोजो में इंस्ट्रक्टर है। तभी एडमिनिस्ट्रेशन से एक आदमी वहाँ आता है और सभी को अरीना में आने को कहता है। वहाँ पहुँचने के बाद सारे पार्टिसिपेंट्स को एक ब्रेसलेट दिया जाता है जो कि उनकी हेल्थ और पावर को मॉनिटर करेगा, और साथ ही में फाइट के दौरान जैसे ही उनकी एचपी लो होगी तो वहाँ पर तुरंत 2 नर्सेज को उनकी मदद करने के लिए भेज दिया जाएगा। कमेंटेटर उन्हें कुछ रूल्स बताता है और बोलता है कि पहला इंपॉर्टेंट रूल ये है कि कोई रूल नहीं है, और कहता है कि वो किसी भी हथियार से लड़ सकते हैं और किसी भी टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं। मुकाबला शुरू हो जाता है और थोड़ी देर तक तो सभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ये सोचते हुए कि उन्हें आखिर लड़ना किससे है। लेकिन थोड़ी ही देर में उन्हें समझ आ जाता है कि एक बैटल रॉयल है जिसमें वो जिसे चाहे उसे मार सकते हैं और आखिर में बचने वाला मुकाबला जीत जाएगा। इसी का फायदा उठाते हुए कुछ लोग कमजोर फाइटर्स को निशाना बनाने लगते हैं, ये सोच कर कि वो उन्हें आसानी से हरा सकते हैं। कुछ ही पलों में सभी पार्टिसिपेंट्स खुले सांड की तरह एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं। कुछ छड़ी का इस्तेमाल करते हैं तो कुछ अपने हाथों और पैरों की मदद से लड़ते हैं। जिनमें साड़ी पहने चाइनीज लड़का, ये महिला पहलवान और ये पढ़ाकू लड़का शामिल है। तभी हान को दिखाया जाता है जो सिर्फ एक ही मुक्के से 5-6 लोगों को एक साथ उड़ा देता है। दूसरी तरफ मीरा भी अपनी लकड़ी की तलवार से एक के बाद एक फाइटर्स को मारती जा रही थी। आखिर में जिन भी अपनी काबिलियत दिखाते हुए सिर्फ अपनी किक्स के बलबूते सभी पर हावी हो जाता है। मुकाबला बस खत्म ही होने का कगार पे था कि तभी कमेंटेटर लास्ट मिनट वाइल्ड कार्ड एंट्री की घोषणा करता है। वहाँ एक गोरेले जैसे आदमी मनसूख को लाया जाता है जिसके हाथ उसकी जैकेट में बंधे हुए थे। वो मैदान में कूदने से पहले एक बार भी नहीं सोचता और सिर्फ अपने पैरों से एक तरफा सबको मारने लगता है। यहाँ तक कि हान और जिन भी उसकी फुर्ती देखकर दंग रह जाते हैं। वो एक फाइटर के ऊपर अपना पैर रखकर सभी को कमजोर होने के ताने देने लगता है। तभी वहाँ मीरा आकर मनसूख पर हमला करती है, लेकिन उसकी तलवार उसे छू तक नहीं पाती। वो उसका मजाक उड़ाने लगता है, इसलिए गुस्से में आकर वो उसके पेट पर वार करते हुए उसके चेहरे पर लात मार देती है। हालांकि इससे उस पर कुछ असर नहीं होता और वो उसे पीछे ढकेल कर हंसने लगता है। तभी कहीं से जिन वहाँ आकर उसकी पैंट उतार देता है और सभी को उसकी रंग बिरंगी चड्डी के दर्शन करवा देता है। मनसुख पीछे मुड़ता है और उससे पूछता है कि क्या उसे वो चड्डी पसंद आ गई है, जिस पर जिन मना करते हुए उसकी पैंट वापस चढ़ा देता है। तभी मनसुख उसे लात मारकर दूर फेंक देता है, लेकिन जिन इतना ज्यादा तेज था कि उसके हमले के अगले पल ही उसने अपनी कोहनी मारकर उसे मुकाबले में पहली बार घायल कर दिया। मनसुख और जिन मुकाबला खत्म करने के लिए एक दूसरे की तरफ दौड़ते हैं, लेकिन इससे पहले कि वो टकराते मीरा जिन के पीछे दौड़ कर आती है और उसकी गर्दन मोड़ देती है। ये बोलती है कि उसने अभी तक उसकी तलवार वापस नहीं करी है। इसी के साथ मुकाबले का पहला राउंड खत्म हो जाता है और सभी की चोटों को उनके अंदर इंजेक्ट किए नैनोमकीन्स की मदद से ठीक कर दिया जाता है। शाम के वक्त जिन मीरा और हान के साथ वापस आ जाता है और पूछता है कि उन्हें उस टूर्नामेंट के बारे में कैसे पता चला। साथ ही में वो ये भी बताता है कि उसे पार्क में एक आदमी मिला था जिसने उसे टूर्नामेंट में हिस्सा लेने को कहा था और उससे लड़कर हारने के बाद उसने टूर्नामेंट में भाग लिया।
हान जवाब देता है कि उसके पास एक हरे बालों वाला आदमी आया था जिसने उसे टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के बदले पैसे देने का वादा किया। तो वहीं मीरा बताती है कि उसे अपनी फैमिली का डोजो दोबारा से खड़ा करना है। हालांकि तभी जिन उसकी तलवार को ध्यान से देखने के लिए ले लेता है और मीरा की तलवार वापस छीनते वक्त वो धोखे से नदी में गिर जाती है, जिससे मीरा को बहुत तेज गुस्सा आता है और जिन को तमाचा मार देती है। वो नदी में अपने फ़ोन की फ्लैशलाइट की मदद से तलवार ढूंढने लगती है, लेकिन जिन एक फ्लैशलाइट लेकर उसकी मदद करने वहाँ आ जाता है। मीरा उसको चाटा मारने के लिए माफ़ी मांगती है और खुलासा करती है कि वो तलवार उसे उसके पिता से तोहफे में मिली थी, जिस वजह से वो उसके लिए बहुत कीमती है। वो तलवार ढूंढते रहते हैं लेकिन उतना उजाला उनके लिए काफ़ी नहीं था। तभी हान भी एक हाइलोजन लेकर वहाँ आ जाता है और उनकी तरफ कर देता है, जिससे आखिर में उन्हें तलवार मिल जाती है। अगले दिन वो फिर से मुकाबले के लिए स्टेडियम आ जाते हैं और आज उनका मुकाबला 1 वर्सेस 1 होने वाला है। जिन लॉकर रूम में खर्राटे बेचकर सो रहा होता है कि तभी मनसुख वहाँ आकर उससे बोलता है कि इस बार वो उसे कुचल देगा। हालांकि वहीं मौजूद चाइनीज लड़का उसके पास जाता है और जिन को अकेला छोड़ने के लिए कहता है। तुरंत मनसुख उसे एक किक मारता है, लेकिन ऐन वक्त पर जिन उसे पीछे खींच लेता है, जिस वजह से उसकी जान बच जाती है। वो लड़ पाते कि तभी कमेंटेटर यह अनाउंसमेंट करता है कि मुकाबला जल्द ही शुरू होने वाला है। मीरा सबसे पहले मुकाबला करने जाती है और अपने अपोनेंट को आसानी से हरा देती है, जिसके बाद जिन को एक मोटे लड़के से लड़ने के लिए रिंग में बुलाया जाता है। जाहिर सी बात थी कि जिन उसे आसानी से अपनी किक्स का इस्तेमाल करके हरा देता है। अगला मुकाबला महिला पहलवान और एक लड़के के बीच होता है, जिसमें वो अपने शानदार मूव का इस्तेमाल करके लड़के से जीत जाती है। उसके बाद पढ़ाकू को रिंग में बुलाया जाता है, जो किताब पढ़ते पढ़ते ही अपने अपोनेंट की सीटी बचा देता है। दोस्तों, ये वही बच्चे होते हैं जो एग्जाम में बोलते हैं कि मैं तो कुछ पढ़ ही के नहीं आया। अगला मुकाबला हान और एक लड़के के बीच होता है, जिसमें हान वन पंच मैन की तरह सिर्फ एक ही मुक्के में लड़के का काम तमाम कर देता है। आखिर में चाइनीज लड़के और रंग बिरंगी चड्डी के बीच मुकाबला होता है। लड़ाई शुरू होती है और लड़का उसके पेट पर एक दमदार वार करने के बाद उसके चेहरे पर मुक्कों की बरसात कर देता है और उसे ऑडियंस की तरफ फेंक देता है। रेफरी काउंटिंग शुरू कर देता है, लेकिन मनसुख आराम से अपना समय लेकर रिंग की तरफ वापस आता है। वो एकदम से रफ्तार पकड़ लेता है और उछलकर रिंग पर आता है। लड़का हवा में उसे लात मार देता है, लेकिन तभी मनसुख अपना एक हाथ बाहर निकालकर उसकी किक को रोक लेता है। अब मनसियोग उस पर वार करना शुरू करता है और लड़के के हमलों को रोकते हुए उसके शरीर और चेहरे पर गोलियों की रफ्तार से हमला करने लगता है। वो उस पर पूरी तरह से हावी हो जाता है और उसके बालों को पकड़कर उसके सिर पर लात मार देता है। वो लड़के का गला पकड़कर उसे उठाता है और फिर उसे लगातार मारने लगता है। लड़का आखिरकार हिम्मत जुटाकर उस पर अपने एक स्पेशल मूव का इस्तेमाल करता है, लेकिन रंग बिरंगी चड्डी उस पर पलटवार करते हुए उसे रिंग के किनारे फेंक देता है। वो लड़के के पास जाता है और उसे चाटे पे चाटे लगाने लगता है, ये बोलते हुए कि वो उसे माफी की भीख मांगे, लेकिन लड़का उसकी तरफ देखता है और बोलता है कि वो चाहे जो कर ले वो उसे माफी नहीं मांगेगा। ये सुनकर मनसुख को गुस्सा आ जाता है और वो फिर से उसकी गर्दन पकड़कर उसे जमीन पर पटक देता है और उसके चेहरे पर दनादन लाते बरसा देता है। लड़का अभी भी माफी मांगने को राजी नहीं होता, जिस वजह से मनसुख को इतना ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि वो अपना दूसरा हाथ बाहर निकालकर उसके दोनों हाथों को पीछे खींचकर तोड़ देता है और उन्हें उखाड़ फेंकने की धमकी देने लगता है। तभी अचानक से जिन वहां आ जाता है और सीधा मनसुख के मुंह पर लात मारकर उसे रिंग के बाहर फेंक देता है। लड़के को रिंग से ले जाया जाता है और तभी मनसुख जिन की तरफ कूदता है, लेकिन जिन उसके मुंह पर लात मारकर एक बार फिर से उसे रिंग के बाहर गिरा देता है। तभी एडमिनिस्ट्रेशन के लोग आकर जिन को घेर लेते हैं और रेफरी उसे बताता है कि जो उसने किया है वो रूल्स के खिलाफ है और इसके लिए उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। वो ज़्यादा कुछ बोल पाते उससे पहले मनसुख उठने लगता है और उसके आसपास काला साया मंडराने लगता है, जिसका कुछ हिस्सा वो जिन की ओर फेंक देता है, लेकिन वहाँ खड़े ऑर्गेनाइजर में से एक जिन को बचा लेती है। अब तक मनसुख पागल हो चुका था और जिन को मारने के लिए रिंग पर कूद जाता है। जिन भी ऑर्गेनाइजर्स के ऊपर से छलांग लगाते हुए मनसुख को हवा में ही 3 कॉम्बो मारकर उसे जमीन पर गिरा देता है। जिन हवा में ही होता है कि तभी एक अनजान शक्ति उसे जमीन पर ढकेल देती है, जो कि और किसी की नहीं बल्कि खुद टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजर पार्क मुजिन की थी। वो बोलता है कि जो जिन ने किया है वो रूल्स के खिलाफ है और उसकी सजा उसे बाद में सुनाई जाएगी। जिन को एक अलग कमरे में रख दिया जाता है और ऑर्गेनाइजर्स ये तय करते हैं कि उसके साथ अब क्या किया जाए। दूसरी तरफ जिन बिल्कुल भी डरा हुआ नजर नहीं आ रहा था और तो और वो मीरा का मैच भी देखने जाता है, जिसका मुकाबला आज महिला पहलवान के साथ होने वाला है। पहलवान मीरा से कहती है कि वो लकड़ी की तलवार से उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती और मुकाबला शुरू होते ही उस पर हमला कर देती है। मीरा उसके हमलों का सामना करने की कोशिश करती है, लेकिन जैसा कि उसने पहले ही कहा था उसकी तलवार का उस पर कुछ असर नहीं होता। वो मीरा को जमीन पर पटक देती है और उसे चोक स्लैम देकर उसका हाल बेहाल कर देती है। हैरानी की बात तो ये थी कि मीरा जितनी दिखती थी उससे कहीं ज़्यादा मजबूत थी, क्योंकि इतनी मार खाने के बावजूद वो अपने पैरों पर खड़ी हो जाती है। पहलवान उसको एक और बार पकड़ने जा रही होती है, लेकिन मीरा उसे बचते हुए अपने हाथों से उस पर कट मार देती है। मीरा पीछे हटती है और उस पर एक दमदार वार करती है, जिसे पहलवान झेल नहीं पाती और ज़मीन पर गिर जाती है। दूसरी तरफ जिन उसके लिए चीयर कर रहा होता है कि तभी पार्क मुजिन और उसका एक असिस्टेंट वहाँ आ जाते हैं। पार्क उसे बताता है कि उसकी सज़ा का फैसला कर लिया गया है और उसे इस हरे बालों वाले ऑर्गेनाइजर से मुकाबला करना होगा। जिन ज़मीन पर लेटकर फैर मचाने लगता है कि उसे इस हरे बाल वालों से नहीं बल्कि उस सफ़ेद बाल वालों से लड़ना है। हालांकि एक तमाचा खाने के बाद वो उससे मुकाबला करने को राजी हो जाता है। घर जाते वक्त वो रास्ते में हान और मीरा से मिलता है और उन्हें वो फल खाने को कहता है जो उसे हरे बालों वाले ने जाते वक्त दिए थे, ताकि मुकाबले में उसकी शक्ति बरकरार रहे। हालांकि वो उसे खाने से साफ इनकार कर देते हैं। वो घर वापस जाता है और बचे हुए फलों को खाने लगता है, लेकिन सोते वक्त उसके मुंह से खून आने लगता है और उसे काफ़ी देर बाद समझ में आता है कि सभी फल जहरीले थे। अगले दिन का पहला मुकाबला हान और पढ़ाकू के बीच होता है, लेकिन एरिना में जिन का कोई अता पता नहीं था। वो दोनों रिंग के अंदर आते हैं और पढ़ाकू हान की फाइटिंग स्टाइल और उसके स्पेशल मूव्स के बारे में अपनी किताब से पढ़कर बताने लगता है।
पढ़ाकू बताता है कि वो अपने अपोनेंट्स को पूरी तरह से पढ़कर उनकी फाइटिंग स्टाइल को समझ लेता है ताकि वो अपने बचाव और हमलों को और भी बेहतर तरीके से अंजाम दे सके। हान इतनी बारीकियों को सुनकर हैरान हो जाता है और मुकाबले पर ध्यान देने का फैसला करता है। मुकाबला शुरू होता है और हान पढ़ाकू को मुक्का मारने की कोशिश करता है, लेकिन पढ़ाकू उसके हमलों से बचते हुए उसके शरीर पर कई सारे वार करके हान को घुटनों पर ला देता है। हान समझ जाता है कि पढ़ाकू उसके मूव्स का अंदाजा लगा ले रहा है, जिस वजह से उसे आगे दिक्कत हो सकती है। इस दौरान हान भी उसके मूव्स को पढ़ लेता है और उसके हमलों से बचते हुए उसे लात मारने की कोशिश करता है, लेकिन पढ़ाकू उसे रोक लेता है। वो ये देखकर हैरान हो जाता है और हान से पूछता है कि वो उन मूव से इतनी आसानी से कैसे बच गया, जिस पर हान बोलता है कि उसने उसके हमलों को याद कर लिया है। पढ़ाकू दोबारा से उस पर हमला करता है, लेकिन हान जैसे ही उसकी तरफ आता है वो धोखे से फिसल जाता है और उसका बल्ला हान के सिर पर लग जाता है। तभी वो देखता है कि हान तो सिर्फ उठने में उसकी मदद कर रहा था। वो हान से पूछता है कि उसने उस पर हमला क्यों नहीं किया, जिस पर हान बोलता है कि गिरे हुए लोगों पर हमला करना उसका स्टाइल नहीं है। पढ़ाकू उसकी उदारता को देखकर मुस्कुराता है और अगले राउंड के लिए वापस खड़ा हो जाता है। इस बार वो अपने बैट की मदद से हान के शरीर पर कई सारे वार एक साथ करता है, जिससे हान डगमगाकर रिंग पर गिर जाता है। पढ़ाकू इस मौके का फायदा उठाने का सोचता है और अपने स्पेशल मूव का इस्तेमाल करता है, जिससे वो कई सारे कांटे हवा में बनाकर हान की तरफ दाग देता है। लेकिन हान अब सीरियस होने का फैसला करता है और अपनी जादुई पूंछ का इस्तेमाल करके पढ़ाकू के बल्ले को तोड़ देता है। इसके बाद वो एक और हमले का इस्तेमाल करता है, जिससे रिंग के अंदर ही तूफान बन जाता है। जैसे ही वो तूफान थमता है, दोनों जोरदार मुक्केबाजी शुरू कर देते हैं, लेकिन हान उसके ऊपर हावी होने लगता है और उसका कचूमर बना देता है। वो उसे रिंग की तरफ ढकेल देता है और अपना आखिरी हमला करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन तुरंत ही वो खुद को रोक लेता है, ये देखने के बाद कि पढ़ाकू उससे पहले ही हार चुका है। हान को विजेता घोषित कर दिया जाता है और वो दोनों अगले मुकाबले के लिए रिंग से उतर जाते हैं, जो कि जिन और हरे बालों वालों के बीच होने वाला है। हरे बालों वाला तो रिंग के अंदर आ जाता है, लेकिन जिन का अभी तक कोई अता पता नहीं था। मीरा सोचने लगती है कि जरूर कुछ हुआ है, क्योंकि जिन किसी भी हालत में मुकाबला नहीं छोड़ेगा। कमेंटेटर उसको विनर घोषित करने जा ही रहा होता है, क्योंकि जिन वहाँ नहीं था कि तभी ऐन वक्त पर जिन स्टेडियम में आ जाता है और दौड़ कर रिंग पर चढ़ जाता है। कमेंटेटर रूल समझाने लगता है और बोलता है कि जिन ये मैच आसानी से हार जाएगा, क्योंकि हरे बालों वाला उससे कहीं ज़्यादा शक्तिशाली है। जिन को सिर्फ एक ही बार उसे ज़मीन पर गिराना होगा, जिसके बाद उसे विनर घोषित कर दिया जाएगा। हरे बालों वाले को खुद पर पूरा भरोसा था कि वही जीतेगा, लेकिन जैसे मुकाबला शुरू होता है, जिन अगले ही पल उसके सामने आकर उसका चश्मा उतार देता है, ये बोलते हुए कि वो लड़ाई में टूट सकता है, और फिर उसे धक्का दे देता है। कमेंटेटर दंग रह जाता है और हकलाते हुए बोलता है कि जिन मोरी मुकाबला जीत गया है। दूसरी तरफ हरे बालों वाला ये देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और जिन को मुक्का मारने की कोशिश करता है, लेकिन जिन बचते हुए उसे लात मारकर रिंग के किनारे फेंक देता है। हरे बालों वाला अपना आपा खो बैठता है और अपने अंदर मौजूद हंसिया पकड़े जोकर जैसे शैतान को बाहर ले आता है। जिन उससे बचकर भागने लगता है तो वहीं जोकर उस पर लगातार वार करता जाता है। वो जोकर की हंसिया पर चढ़ जाता है और उसके पास जाने की कोशिश करता है, लेकिन जोकर उसे अपनी मुट्ठी में जकड़ लेता है। वो जिन को पिचकाने जा ही रहा होता है कि तभी अचानक से जोकर गायब हो जाता है। जिन पहले तो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन तभी देखता है कि एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों ने उसे पकड़ लिया है। तभी पार्क उसके बगल से गुजरते हुए बोलता है कि इस हरकत के लिए उसकी 3 महीनों की तनख्वाह काट ली जाएगी। पार्क जिन के पास जाता है और हरे बालों वाले को हराने के लिए कांग्रेचुलेट करता है और बोलता है कि उसे दोबारा से टूर्नामेंट में रख लिया गया है। वो सभी घर वापस आ जाते हैं और लाइव स्ट्रीम में दिखाया जाता है कि अब सिर्फ 4 खिलाड़ी बचे रह गए हैं जो सेमीफाइनल्स में लड़ेंगे। घर वापस जाते वक्त रास्ते में एक नीले बालों वाला लड़का, जिसका नाम तो मैं भूल गया इसलिए हम उसे सूसू बुलाएंगे, उनके पास एक बहुत ही महंगी गाड़ी से आता है और घुटनों पर गिरकर मीरा को शादी के लिए प्रपोज कर देता है। ये देखकर तीनों लोग दंग रह जाते हैं। असल में ये लड़का कोरिया का एक मशहूर मार्शल आर्ट इन्फ्लुएंसर है। सूसू को वो पहली नज़र में ही पसंद आ गई थी, इसलिए वो उसके डोजो आ जाता है और सीधा उसे शादी करने के लिए कहता है। वो ना बोल सकती थी, लेकिन उसका मकसद अपने पिता की आखिरी ख्वाहिश को पूरा करना था, जो कि मून स्वॉर्ड स्टाइल को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाना है। दुख की बात तो ये थी कि ज़्यादा लोगों को स्टाइल के बारे में पता नहीं था, और जब सूसू उसे अपने इन्फ्लुएंस से उसे पूरे कोरिया में फैलाने को कहता है तो उसे शादी करने से मना नहीं कर पाती, जबकि वो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। जिन पूरी तरह से उसके खिलाफ था, क्योंकि ये शादी करने का मतलब था कि उसे टूर्नामेंट से अपना नाम हटाना होगा। वो उसके डोजे में भी उसे समझाने जाता है, लेकिन वो उसे अपने काम से काम रखने को कहकर दरवाज़ा बंद कर देती है। वो तुरंत बाहर जाता है और टेलीफोन बूथ पर हान से बात करके उसे सब कुछ बताता है। दूसरी तरफ हान जो कई सारी जॉब्स पर एक्स्ट्रा शिफ्ट कर रहा है ताकि वो अपने दोस्त के कैंसर का इलाज करवा सके, जिनकी बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता और उससे बोलता है कि वो मीरा का पर्सनल मैटर है, इसलिए उसमें उन्हें दखल नहीं देना चाहिए। जिन आगे कुछ बोल पाता उससे पहले ही वो उसका फ़ोन काट देता है। अगले दिन जिन बिना बुलाए मीरा की शादी में पहुंच जाता है और उसकी बहन के बगल में जाकर बैठ जाता है। मीरा की बहन रो रही होती है, क्योंकि उसे अभी अभी पता चला था कि मीरा को सूसू बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जिन उसे बताता है कि वो मीरा का दोस्त है और वो यहाँ उसकी मदद के लिए आया है। अंदर जाते वक्त सिक्योरिटी गार्ड्स उसे रोक लेते हैं और बोलते हैं कि किसी को भी बिना इनविटेशन के अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। जिन वापस जाने लगता है, ये दिखाते हुए कि वो वहाँ से जा रहा है, लेकिन तभी पीछे मुड़कर उनके बीच से भागने की कोशिश करता है, लेकिन बुरी तरह से नाकाम हो जाता है। वो उस पर हमला करने लगते हैं, लेकिन तभी अचानक हान वहाँ आकर उन्हें रोक लेता है और सिर्फ एक ही पंच में उन सभी का सफाया कर देता है और वो दोनों हीरो की तरह अंदर एंट्री मारते हैं। सूसू सिक्योरिटी को बुलाने की धमकी देता है और उनसे बाहर जाने के लिए बोलता है, लेकिन देखता है कि उन दोनों ने पहले ही गार्ड्स को ठिकाने लगा दिया है।
जिन उससे बोलता है कि वो मीरा से शादी करके उसे धोखा दे रहा है क्योंकि वो मून स्टाइल के लिए कुछ नहीं करने वाला। सुसु ये सुनकर गुस्सा जाता है और अपनी तलवार निकालकर उन पर हमला कर देता है। हान उसे रोकता है और जिन को मीरा के पास जाने को कहता है। जिन मीरा के पास जाता है और उससे पूछता है कि क्या उसे खुद पर या अपने पिता की सिखाई हुई कला पर भरोसा नहीं है, और अगर है तो वो अपनी सारी उम्मीद खोकर एक ऐसे इंसान से शादी क्यों करना चाहती है जिसे वो पसंद तक नहीं करती। मीरा को यह सुनकर गुस्सा आ जाता है और वो उसे मुक्का मारने लगती है। तभी उसके चाचा, जिसे वो अपने पिता जैसा मानती थी, बीच में आ जाते हैं और बोलते हैं कि जिन गलत नहीं बोल रहा है। कुछ ही देर में उसे एहसास हो जाता है कि उसके पिता ने उसे मून सॉल्ट स्टाइल आगे बढ़ाने को कहा था, ना कि उसके चाचा को। इसका मतलब ये था कि मीरा के पिता को उस पर पूरा भरोसा था। वो सुसु के पास जाती है और उसे माफ़ी मांगते हुए बोलती है कि वो उसे शादी नहीं कर सकती। सुसु ये सुनकर अपना आपा खो बैठता है और पागलों की तरह हंसने लगता है और अचानक से अपने अंदर मौजूद समुराय को बाहर ले आता है, जैसे कि मुकाबले में हरे वाले ने किया था। हान और जिन पीछे हट जाते हैं, लेकिन मीरा उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है। वो उसके वार को पूरी तरह से सह लेती है और फिर मून स्टाइल का इस्तेमाल करके एक ही वार में उसे मार गिराती है। वो बाहर आ जाते हैं और मीरा उन्हें उससे शादी से बचाने के लिए शुक्रिया बोलती है और जिन से बदतमीजी के साथ पेश आने के लिए उसे माफ़ी मांगती है। तभी सुसु बगल से मीरा की लकड़ी की तलवार लेकर भागने लगता है और जिन उसका पीछा करता है, लेकिन मीरा उसे रोक लेती है और बोलती है कि मून सॉल्ट स्टाइल को फैलाने के लिए अब उसे उस तलवार की ज़रूरत नहीं है। अगले दिन सेमीफाइनल्स होता है और जिन हर बार की तरह देरी से उठता है और दौड़कर स्टेडियम तक मीरा और हान की फाइट देखने के लिए ऐन वक्त पर पहुंचता है। लेकिन मुकाबला देखते ही उसे काफ़ी गहरा सदमा लगता है क्योंकि रिंग में हान मीरा को बेरहमी से मार रहा था। मीरा पूरी तरह से खून से लथपथ हो जाती है, फिर भी हान नहीं रुकता और अपना आखिरी वार करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन तभी रेफरी उसे रोक लेता है, ये बोलते हुए कि उसने मुकाबला पहले ही जीत लिया है। जिन हान का ऐसा बर्ताव देखकर दंग रह जाता है और उसके बगल से गुजरते हुए अपना सेमीफाइनल्स का मुकाबला करने जाता है। जिन रिंग पर चढ़ता है और उसका अपोनेंट बोलता है कि वो जिन की फाइटिंग स्टाइल को अच्छे से जानता है, इसलिए वो उसे आसानी से हरा देगा। हालांकि जिन बातचीत के मूड में बिल्कुल भी नहीं था और मैच के शुरू होते हुए उसके हमलों से बचते हुए सिर्फ एक ही वार में जीत जाता है। वो कमरे में वापस जाता है जहां मीरा का इलाज किया जा रहा था। मीरा उसे बहलाने की कोशिश करती है, लेकिन वो हान को लेकर दुखी हो जाता है क्योंकि उसे लग रहा था कि वो लोग असल में दोस्त हैं। मीरा बोलती है कि इसमें उदास होने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो हान से कमज़ोर थी, इसलिए हार गई और इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। तभी जिन फैसला करता है कि वो हान से मीरा का बदला लेगा और उसे फाइनल्स में हराएगा। अगले दिन वो दोनों रिंग पर चढ़ते हैं और रेफरी मुकाबला शुरू कर देता है। वो दोनों एक दूसरे की तरफ दौड़ते हैं और हबड़ दबड़ वार करने लगते हैं। हान के मुक्के और जिन की किक्स बिना रुके एक दूसरे पर चलते जा रहे थे। उन दोनों की लड़ाई काफ़ी शानदार चल रही होती है कि तभी हान जिन पर हावी हो जाता है और उसके पेट पर मुक्का मारते हुए उसके चेहरे पर पंच करके उसे पीछे ढकेल लेता है। जिन खून पहुँचता है और उसे बोलता है कि उसने जो मीरा के साथ किया उसे उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। वो हान की तरफ दौड़ता है और हान भी उसे मुक्का मारने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन उस तक पहुँचते ही जिन उसके मुक्के से बचकर उसे एक दमदार लात मार देता है, जिससे हान रिंग के किनारे जा बैठता है। जिन उसके पास जाता है और मदद के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है। हान उसे माफ़ी मांगता है और बोलता है कि उसने उन्हें कभी अपना दोस्त माना ही नहीं था। जिसके बाद वो उसे लात मारकर अपने स्पेशल 4 कॉम्बो पंच चलाता है, जिसमें वो सबसे पहले जिन के पेट पर मुक्का मारता है और फिर तूफान बनाकर उसे उड़ा देता है। वो उस पर मुक्कों की बरसात कर देता है। हालांकि इसके बाद भी जिन हारी नहीं मानता और उसकी तरफ बढ़ने लगता है। दोनों हान और जिन अपना आखिरी वार एक साथ करते हैं, लेकिन हान उस तक पहले पहुंच जाता है और जिन को गिरा देता है। रेफरी जिन के लिए काउंटिंग शुरू कर देता है, तो वहीं हान पूरी तरह से थक चुका था। तभी पार्क वहाँ आता है और उसे बताता है कि वो उसके दोस्त को नहीं बचा पाए। ये सुनकर हान को बहुत गहरा सदमा लगता है और उसका शरीर काम करना बंद कर देता है। असल में हान ने पार्क से उसके दोस्त को बचाने के लिए विनती करी थी क्योंकि वो टूर्नामेंट के खत्म होने का इंतजार नहीं कर सकता था और सिर्फ पार्क की ही मेडिकल टेक्नोलॉजी उसके दोस्त को कैंसर से बचा सकती थी। पार्क ने उसके साथ एक सौदा किया था कि वो उसके दोस्त को टूर्नामेंट खत्म होने तक लाइफ सपोर्ट पर जिंदा रखेंगे, लेकिन उसे सेमीफाइनल्स और फाइनल्स में धुआंधार तरीके से जीतना होगा। यही कारण था कि उसने मीरा को इतनी बेरहमी से पीटा। लेकिन अब जब उसका दोस्ती ही नहीं रहा तो उसके पास लड़ने की कोई वजह नहीं रह गई है, इसलिए वो रिंग पर गिर जाता है। जिन उठता है और हान पर हमला करने लगता है, लेकिन हान जिंदा लाश की तरह सिर्फ उसके हमलों से बचता रहता है। जिन इसका फायदा उठाते हुए उसके लीवर पर मुक्का मारता है और उसके चेहरे पर लात मारने जा ही रहा होता है कि तभी मीरा वहां आकर उसे रोक लेती है। जिन अपना वार रोक लेता है और हान होश में आ जाता है। मीरा उससे पूछती है कि वो उसके साथ तो बहुत अच्छे से लड़ रहा था, अब उसे क्या हो गया। रेफरी बोलता है कि मुकाबले को बीच में ऐसे नहीं रोक सकती, लेकिन जिन उसे पीछे दबोच लेता है। मीरा हान को लेटर दिखाती है जो उसके दोस्त ने उसे दिया था। उसमें लिखा था कि उसे पता है कि वो मरने वाला है और वो हान के जैसा दोस्त पाकर बहुत खुशकिस्मत है जो ऐसा पता होने के बावजूद उसके लिए लड़ रहा है, लेकिन अब उसे अपने लिए लड़ना होगा। हान मुस्कुराता है और मीरा से मुकाबला खत्म होने तक उसे संभाल कर रखने को कहता है। एक बार फिर हान और जिन टकराते हैं, लेकिन इस बार दुश्मनों की तरह नहीं बल्कि दोस्तों की तरह मुकाबला करते हैं। वो काफ़ी देर तक लड़ते हैं और आखिर में हान अपना स्पेशल मूव का इस्तेमाल करके जिन को उड़ा देता है, लेकिन इस बार जिन इसके लिए पहले से तैयार था और वो अपनी पूरी ताकत लगाकर अपना आखिरी हमला करता है। धूल छटने के बाद हमें दिखाई देता है कि हान मुकाबला हार चुका है और जिन को विजेता घोषित कर दिया जाता है। सब खत्म होने के बाद हान उन्हें पूरी तरह से अपना लेता है और उनकी मदद से रिंग से बाहर चला जाता है। टूर्नामेंट में पहली और दूसरी पोजीशन जिन और हान को मिल चुकी थी, लेकिन तीसरी पोजीशन अभी भी खाली थी, जिसके लिए मीरा और उस लड़के के बीच मुकाबला होता है जिसे जिन ने हराया था। मुकाबला शुरू हो जाता है और मीरा उसे मारने की कोशिश करती है, लेकिन लड़का रिंग पर डटा रहता है। लड़का ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है और मीरा को अपना ब्राजीलियन जुत्सु दिखाने लगता है। दूसरी तरफ मीरा मुकाबला खत्म करने का फैसला करती है और सीधा लड़के के मुंह पर हमला करके उसकी सेटिंग बिगाड़ देती है। जिन खुशी के मारे मीरा को चीयर करने लगता है और उसे देखकर हान शर्मिंदा हो जाता है और ऐसा दिखाने लगता है कि वो जिन को बिल्कुल भी नहीं जानता। सभी मुकाबले खत्म होने के बाद तीनों घर जाते हैं और रास्ते में आने वाली फाइट्स के बारे में डिस्कस करते हैं।
जो कि 3 वर्सेस 3 होने वाली है, यानी अब वो तीनों एक टीम की तरह खेल सकते हैं। ये फाइट टीम मेंबर के बीच बने भरोसे को परखेगी और ये भी कि जीतने के लिए वो अपना क्या क्या दांव पर लगा सकते हैं। जिन मुकाबले के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है, तो वहीं मीरा ये सोचकर परेशान होती है कि वो जिन जैसे मोटी बुद्धि वाले के साथ कैसे लड़ेगी, क्योंकि वो बिना कोई स्ट्रैटेजी बनाए सीधा रिंग पर कूद जाता है। मीरा जिनसे पूछती है कि वो ये मुकाबला किस लिए लड़ रहा है, क्योंकि वो तो मून स्वॉर्ड स्टाइल को फैलाना चाहती है और हान ये सब अपने दोस्त के लिए कर रहा है। जिन उनकी तरफ देखता है और बोलता है कि उसके पास लड़ने की कोई वजह नहीं है और वो सिर्फ अपने से ज़्यादा ताकतवर लोगों से लड़कर कूल बनना चाहता है। एक बार फिर वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं, ऐसा दिखाते हुए कि वो जिनको नहीं जानते। जिन जैसे ही उनके साथ जाने के लिए रोड क्रॉस करता है, तभी उसके बगल से एक बूढ़ा आदमी गुजरता है जिसके पास से जिन को कुछ अजीब शक्ति महसूस होती है। जिन फौरन पीछे मुड़कर देखता है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। अगले दिन शाम को जिन एक पार्क में एक्सरसाइज करने जाता है, लेकिन आदत से मजबूर जिन का ध्यान आसपास हो रही हलचल से भटक जाता है। वो एक बिल्ली को पकड़ने लगता है, योगा करने लगता है, कचरा उठाने में लोगों की मदद करता है और पेड़ पर चढ़कर बच्चों के फंसे हुए गुब्बारे को छुटाता है। तभी डाली टूट जाती है और वो नीचे गिर जाता है। हालांकि वो गुलाटी मारते हुए अपने पैरों पर सही सलामत लैंड हो जाता है, लेकिन फिर भी उसे अपनी एड़ी में हल्का सा दर्द महसूस होता है। तभी अचानक से वही बूढ़ा आदमी जो उसे सड़क पार करते वक्त दिखा था, उसके पीछे आकर जिन की एड़ी में सुई भोंक देता है। जिन पहले तो हैरान हो जाता है, लेकिन जल्द ही उसे दर्द महसूस होना बंद हो जाता है। जिन उससे पूछता है कि वो कौन है, जिसका जवाब ढंग से दिए बिना ही वो उसी तरह गायब हो जाता है जिस तरह वो आया था। अगले दिन जिन के घर घंटी बजती है और वो आधी नींद में दरवाज़ा खोलता है और देखता है कि मीरा और हान उससे मिलने आए हैं। मीरा देर में दरवाज़ा खोलने के लिए उस पर गुस्सा हो जाती है। वो उनसे पूछता है कि उन्हें उसका घर कैसे मिला, जिस पर मीरा बताती है कि उन्होंने टूर्नामेंट के एडमिनिस्ट्रेशन से पूछ लिया, जैसे कि उसने उसकी शादी के वक्त पूछा था। वो अंदर आते हैं तो देखते हैं कि जिन अकेला रहता है और उसका घर एक कबाड़ खाने से कम नहीं है। सिंक में गंदे बर्तन पड़े हुए हैं और हर जगह कचरा फैला हुआ है। वो दीवार पर टंगी हुई उसके और उसके दादा की तस्वीर देखते हैं और जिन बताता है कि वो अपने दादा के साथ पहाड़ों में रहता था, लेकिन उन्होंने बोला कि उसे स्कूल जाना चाहिए, जिस वजह से वो यहाँ शिफ्ट हो गए। लेकिन उसके दादा उसे छोड़कर पहाड़ों पर वापस लौट गए। उसके बाद से वो यहाँ पर अकेला रह रहा है। मीरा को उसके मम्मी और पापा के साथ की भी तस्वीर मिलती है, लेकिन जिन बताता है कि वो उसके पेरेंट्स नहीं है। उसे तो ये तक नहीं पता कि वो कौन है और वो जिंदा भी हैं या नहीं। उसके दादा ने कुछ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के साथ उसकी फ़ोटो खिंचवा दी, ताकि अगर वो किसी को भी अपने घर लाए तो उन्हें ये ना लगे कि वो एक सीरियल किलर है। वो तीनों स्टेडियम की ओर जाने लगते हैं और रास्ते में हान उन्हें बताता है कि उसकी पार्क के साथ कुछ बात हुई थी, जिसमें उसने पार्क से हरे बाल वाले की ताकत के बारे में पूछा था। पार्क के हिसाब से भगवान काफ़ी समय पहले ही मर चुके हैं, लेकिन दुनिया में अभी भी एक चीज़ है जिसे वो चक्रा कहते हैं, मौजूद है, और अगर वो अपनी पूरी जान लगा दे तो भगवान के बराबर ताकत हासिल कर सकते हैं। वो उसे चेतावनी भी देता है कि उसके आगे आने वाले अपोनेंट्स के पास ये शक्तियाँ होना कोई हैरानी की बात नहीं है और उसे उसके लिए खुद को तैयार कर लेना चाहिए। मीरा भी उसे बताती है कि जिनके घर आते वक्त रास्ते में उसे कमेंटेटर मिला था। वो उसे बताता है कि वो असल में अंधा है और वो भी मीरा की तरह ही एक तलवारबाज था, बस वो दूसरी स्टाइल को फॉलो करता था। वो उसे सब्जियां खरीदते वक्त मिला था जहां वो अपने परिवार के साथ आया था। वो उन्हें बताती है कि उसने भी उसे चेतावनी दी थी और बोला था कि इन सबके पीछे कुछ बहुत बड़े लोगों का हाथ है, जिस वजह से उनकी जान को भी खतरा हो सकता है। आखिर में वो स्टेडियम पहुंच जाते हैं और लॉकर रूम में सारी टीम्स एक दूसरे से मिलती हैं। हालांकि मीरा ये नोटिस करती है कि कमेंटेटर को बदल दिया गया है और उसे उसकी चिंता होने लगती है। पता चलता है कि उसी दिन कमेंटेटर को एक गुड्डे की कॉस्ट्यूम पहने आदमी ने मार दिया था, जो कि एक बहुत ही शक्तिशाली ग्रुप का मेंबर है। आखिर में कमेंटेटर अनाउंस करता है कि जिनकी टीम का मुकाबला एक नई टीम के साथ होने वाला है। वो सभी बिना समय बर्बाद किए रिंग के पास इकट्ठा हो जाते हैं, जहां वो अपनी अपोनेंट टीम से पहली बार मिलते हैं। उनमें लहसुन जैसे बाल वाला आदमी, मनसुख 2.0 और स्नैपडील से आई हुई मीरा होते हैं। कमेंटेटर मुकाबले के रूल समझाता है, जो कि बहुत आसान है। मुकाबला 1 वर्सेस 1 होगा और जो भी टीम 3 में से 2 मैचेस जीत जाएगी वो आगे बढ़ जाएगी। पहला मुकाबला लहसुन और जिन के बीच होता है। वो दोनों रिंग पर आ जाते हैं और मीरा जिन से संभल कर लड़ने को कहती है, जिसका बिल्कुल उल्टा जिन हाल ही में सीखी हुई सीक्रेट टेक्निक को लेकर पूरे जोश में होता है। मुकाबला शुरू होने से कुछ पल पहले ही जिन ये खुलासा करता है कि वो अपनी एक सीक्रेट टेक्निक का इस्तेमाल करेगा, जिससे उसके अंदर दबी हुई एनर्जी बाहर आ जाएगी और वो बहुत ज़्यादा ताकतवर बन जाएगा। उसके बाद वो अपने पूरे शरीर के एक्यूपेंचर पॉइंट्स को दबाने लगता है, जो कि पार्क में उसे बूढ़े ने बताए थे। ये करने के बाद वो अपना फाइटिंग स्टैंस ले लेता है, जिसे देखकर अपोनेंट थोड़ा घबरा जाता है। लेकिन तभी वो देखता है कि जिन ने कांपना शुरू कर दिया है और वो चल नहीं पा रहा है। असल में जिन ने सभी गलत जगहों को दबाया था, जिस वजह से उसके शरीर ने काम करना बंद कर दिया। लहसुन इसका फ़ायदा उठा लेता है और जिनकी अच्छे से धुनाई कर देता है, तो वहीं मीरा और हान शर्म के मारे अपना मुंह घुमा लेते हैं। लहसुन को विजेता घोषित कर दिया जाता है, तो वहीं मीरा और हान जिन को वहाँ से ले जाते हैं। बूढ़ा भी जिन की लापरवाही को देखकर शर्मिंदा और गुस्सा हो जाता है और अब मैच को जिताने का पूरा प्रेशर मीरा और हान के ऊपर है, नहीं तो वो मुकाबले के पहले ही राउंड में बाहर हो जाएंगे। हान रिंग में आता है और उसका अपोनेंट मनसुख 2.0 है, जो कि 38 साल का है और टूर्नामेंट में अब तक का सबसे बड़ा फाइटर है। मुकाबला शुरू होता है और शुरुआत में ही वो दोनों एक दूसरे की ताकत को परखने लगते हैं। हान उस पर हावी होता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि शुरुआत में ही वो उसके हमलों से बचते हुए उसे एक मुक्का जड़ देता है और पीछे हटकर 2 किक कॉम्बो चला देता है। हालांकि मनसुख उसके हमलों को भंडारे की पूरी सब्जी की तरह खा जाता है और हान को उसकी बेल्ट से पकड़कर घुमाते हुए हवा में फेंक देता है। हान को समझ ही नहीं आता कि उसके साथ आखिर हुआ क्या। कि तभी नीचे आते ही मनसुख उसे एक दमदार मुक्का मारकर रिंग की दूसरी तरफ फेंक देता है। वो मुकाबला खत्म करने के लिए हान की तरफ दौड़ता है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि हान साइतामा का सगा बेटा है, क्योंकि वो पहले ही अपने मुक्के के साथ उसका स्वागत करने के लिए तैयार था। उसके आते ही हान उसे एक ताबड़तोड़ मुक्का मारता है और कई सारे मुक्के मारकर उसे पीछे ढकेल देता है। हालांकि इतनी मार खाने के बाद भी मनसुख 2.0 आसानी से उठ जाता है। हान उसकी तरफ दौड़ता है, लेकिन इस बार गुरिल्ला अपना चक्रा इस्तेमाल कर लेता है और एक हथौड़े से हान पर हमला करता है, जिसे वो रिंग से टकरा जाता है।
हालांकि हान दोबारा से खड़ा हो जाता है और बिना कुछ सोचे समझे मनसुख की ओर दौड़ने लगता है। गोरिल्ला अपने जादुई हथौड़े से हान पर एक और बार हमला करता है। दूसरी तरफ हान उसे सिर्फ एक हाथ से रोककर एक ही झटके में उड़ा देता है, जिससे उसका हथौड़ा टूट जाता है और मनसुख बेहोश हो जाता है, जिसके बाद हान को विजेता घोषित कर दिया जाता है। और अब टाई ब्रेकर मैच असली और स्नैपडील वाली मीरा के बीच होता है। वो दोनों रिंग पर चढ़ जाती हैं तो वहीं हान और जिन को नर्सेस ठीक करती हैं। दोनों लड़कियों के बीच हमें उम्दा तलवारबाजी देखने को मिलती है। हालांकि वो एक दूसरे को मार नहीं पा रही थी, लेकिन स्नैपडील वाली मीरा असली मीरा के सामने थोड़ी फीकी पड़ने लगती है। तभी असली मीरा को मारने की जगह मिल जाती है और वो उसके पेट पर अपनी तलवार से हमला कर देती है। इससे उसे अपनी टीममेट की तरफ देखने का मौका मिलता है, जिससे उसके अंदर की आग भड़क जाती है और वो एक और बार मीरा की तरफ दौड़ती है। हालांकि इस बार मीरा उसकी तलवार को बीच से तोड़ देती है। ये देखने के बाद जिनको अपनी हरकतें सुधार लेनी चाहिए। सस्ती मीरा गुस्सा आ जाती है और अपने चक्रा का इस्तेमाल करती है, जिससे एक बहुत तेज रोशनी चमकती है और वो मीरा पर हमला कर देती है। इधर जिन सैंडविच के मजे ले रहा होता है, क्योंकि उसके हिसाब से लड़कियां तो आती जाती रहेंगी, लेकिन खाना बहुत ज़रूरी है। नर्स उनसे पूछती है कि क्या उन्हें अपनी दोस्त की चिंता नहीं है, जिस पर जिन बोलता है कि उसे मीरा पर पूरा भरोसा है कि वो अपनी सस्ती कॉपी से कभी नहीं हारेगी। लेकिन इस बार सस्ती मीरा अपनी जादुई तलवार से मीरा की लकड़ी की तलवार को तोड़ देती है। हालांकि मीरा को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो उछलकर उसे लात मारती है, जिससे वो वहीं बेहोश हो जाती है। मीरा मुकाबला जीत जाती है और उनकी टीम अगले राउंड के लिए क्वालिफाई कर जाती है। वो सभी रिंग से बाहर आ जाते हैं और कोने में खड़े होकर अगला मुकाबला देखते हैं, जो कि नई टीम्स के बीच होने वाला है। पहला मैच हरे बाल वाले लड़के और एक गुंडे जैसे दिखने वाले लड़के के बीच होता है। हरे बाल वाला लड़का हवा में अपनी छड़ी की मदद से एक जलते हुए तारे जैसा कुछ बनाता है और उसकी तरफ फेंक देता है, लेकिन उसके जादू को देखकर वो खुश नहीं होता और अपनी शार्क से उसे मरवा देता है और कच्चा चबाने का ऑर्डर देता है। ऑडियंस से देखकर परेशान हो जाती है कि तभी हरे बाल वाले की एक टीममेट उछलकर रिंग पे आ जाती है, लेकिन वो उसे भी हवा में ही निपटा देता है और वो नीचे गिरते ही बेहोश हो जाती है। लड़का उसके पास जाता है और उसके चेहरे पर लगे 2.5 किलो मेकअप को उतारने के लिए उसे लाते मारने लगता है। दूसरी तरफ मीरा जिनको रिंग पर जाके उसे बचाने से रोकती है, क्योंकि अगर इस बार उसने ऐसा कुछ किया तो उनकी टीम को सच में बाहर कर दिया जाएगा। जिस पर जिन बोलता है कि वो उसे तो रोक लेगी, लेकिन अपने मर्द हान को कौन रोकेगा, क्योंकि वो पहले ही रिंग पर पहुंचकर उसे लात मार के लड़की से दूर हटा चुका था। हालांकि लड़के ने किक का अंदाजा नहीं लगाया था, लेकिन फिर भी वो उसे लड़ने का फैसला करता है। वो दोनों एक दूसरे की तरफ दौड़ते हैं, लेकिन कमेंटेटर एन वक्त पर बीच में आकर उन्हें रोक देता है, ये बताते हुए कि इसके आगे कुछ भी करने पर उन्हें टूर्नामेंट से बाहर कर दिया जाएगा। जादूगर इस मौके का फायदा उठाते हुए लड़के को बिजली का झटका दे देता है, लेकिन वो केवल अपने हाथों से उसे झटक देता है और दौड़कर लड़के के पेट में ठूसा मार देता है। जिसके बाद वो एक बार फिर अपने चक्रा की मदद से एक बड़ी ही शार्क बनाता है, जो हरे बाल वाले के टुकड़े कर देती है। मछली वाला और उसकी टीम जीत जाती है और हान को अगला मैच खेलने से रोक दिया जाता है। मीरा उसे बेवकूफ़ी करने के लिए डांटती है, लेकिन अगला मुकाबला देखने के लिए रुक जाती है, जो कि एक बहुत ही ताकतवर फाइटर पार्क इल्पियो का होता है। शुरुआत में उनकी टीम अच्छा नहीं खेलती, क्योंकि वो पहला मुकाबला हार जाते हैं, लेकिन पार्क अपने साथियों को नाराज़ न होने के लिए कहता है, क्योंकि उसके हिसाब से वो ये मुकाबला जीत जाएंगे। अगला मैच जिनकी फीमेल वर्जन और इस आर्मी वाले के बीच होता है। इल्पियो उसे संभाल कर लड़ने को बोलता है और उसका वजन उसी के खिलाफ इस्तेमाल करने को कहता है। हालांकि लड़की उसे अपना मुंह बंद रखने को बोलकर लड़ने चली जाती है। मुकाबला शुरू हो जाता है और देखने से लग रहा था कि आर्मी वाले को लड़ना नहीं आता है और वो खाली अपनी ताकत के बलबूते उससे मुकाबला कर रहा है। वो लड़की को दबोच कर तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन लड़की की फुर्ती काफ़ी तेज़ होती है, जिस वजह से वो उसे पकड़ नहीं पाता। जैसे ही आदमी का बैलेंस बिगड़ता है, वो उसे एक दमदार किक मारकर नॉकआउट कर देती है और मुकाबला जीत जाती है। इल्पियो से जीतने के लिए कांग्रेचुलेट करता है और अपना मुकाबला करने के लिए रिंग पर चढ़ जाता है, जिससे उनकी टीम की हार या जीत का फैसला होगा। उसका अपोनेंट दिखने में बिल्कुल गुंडों जैसा लग रहा था। दोनों रिंग के अंदर आ जाते हैं और मुकाबला शुरू हो जाता है। इल्पियो तुरंत अपने चक्रा की मदद से एक अजीब सा ऑरा बाहर निकालता है, जिसे पूरे स्टेडियम के लोग महसूस कर पाते हैं। और जाहिर सी बात थी कि जब भी वो ये करता था, उसके अपोनेंट डर के मारे रिंग छोड़कर भाग जाते थे। लेकिन गुंडे के पास दिमाग की थोड़ी कमी थी, इसलिए उसे लगता है कि वो अपनी हुडी में पंखा छिपा कर लाया है। गुंडा मुक्का मारने के लिए उसकी तरफ दौड़ता है, लेकिन इल्पियो आसानी से उसे डिफ्लेक्ट करके उसके पैर पर लात मार देता है, जिससे उसका बैलेंस बिगड़ जाता है। इल्पियो अपनी अनोखी टेक्निक का इस्तेमाल करता है और उसे मुक्के और लाते एक साथ मारने लगता है, लेकिन गुंडा फिर भी पीछे नहीं हटता। हालांकि इल्पियो मौका पाते ही उसे मार के रिंग के किनारे फेंक देता है। गुंडा गुस्सा जाता है और उसकी तरफ तेजी से दौड़ने लगता है और एक बार फिर इल्पियो उसके वार से बच जाता है और अपने स्पेशल अटैक का इस्तेमाल करता है, जिसमें शायद उसने गुंडे की भिंडी मसल दी, क्योंकि उसके चेहरे को देखने से ऐसा ही लग रहा था। गुंडा बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपना चक्रा बाहर निकाल लेता है। उस पर हमला करता है, लेकिन इल्पियो उसके सभी वार से काफी आसानी से बच जाता है। उनके बीच से निकलकर अपना आखिरी हमला करने के लिए गुंडे तक पहुंच जाता है, लेकिन गुंडा अपने ऑरे का इस्तेमाल करके उसे पकड़ लेता है। हालांकि इल्पियो उसकी पकड़ से छूट जाता है और गुंडे के पीछे आकर उसके चेहरे पर एक दमदार लात मारकर उसे नॉकआउट कर देता है और अपनी टीम के लिए मुकाबला जीत जाता है। जिन उसे ध्यान से देखता है और पाता है कि उसने जो हुडी पहन रखी है, उसका डिजाइन बिल्कुल उसकी दादा की मिलिट्री यूनिफॉर्म की जैसा है। घर वापस जाते वक्त मीरा और हान ये डिस्कस करते हैं कि कैसे वो भी और ज्यादा ताकतवर बन सकते हैं। और हान बोलता है कि पार्क ने उसे बताया था कि उन्हें भी उनके चक्रा की मदद से भगवान की शक्तियां मिल सकती हैं। ये पूरी तरह से उन पर निर्भर करता है, क्योंकि कई लोगों को अपनी शक्तियां ढूंढने में पूरी जिंदगी लग जाती है, तो वहीं कुछ लोगों के लिए खाली एक पल की इंस्पिरेशन काफी होती है। जिन जो उन्हीं के पीछे चल रहा था, उनसे बोलता है कि उसे वो शक्तियां नहीं चाहिए, क्योंकि वो उसे मिलेंगी ना कि उसकी खुद की होंगी, और उसे खुद के दम पर शक्तिशाली बनना है। मीरा उसे समझाने की कोशिश करती है कि उनके आगे आने वाले मैचेस के लिए कितनी जरूरी है, लेकिन वो वहां से चला जाता है ये बोलते हुए कि उसे कुछ काम पूरा करना है। रास्ते में उसे पार्क के साथ अपनी आखिरी मुलाकात याद आती है, जिसमें उसने उसके दादा की आखिरी लोकेशन दिखाई थी, जो कि उनकी शक्तियों की वजह से तबाह हो चुकी थी। और ये भी बताया था कि वहाँ उन्हें उसके दादा के खून के निशान भी मिले थे और उनके बचने के चांसेस
चांसेस बहुत कम है। जिन बेंच पर बैठ के ये सोच रहा होता है कि उसके दादा जिंदा होंगे या नहीं कि तभी एलपीओ उसके पास आता है और दोस्ती करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है। और जैसे ही जिन उसका हाथ पकड़ता है एलपीओ उसे जकड़ लेता है और जिन पर लातों और मुक्कों की बरसात कर देता है। वो उसे बताता है कि वो जिन को शुरुआत से देखता आ रहा है और उसे काफी समय से लड़ना चाहता था। वो उसे किक मारता है लेकिन जिन उसे ब्लॉक कर देता है। हालांकि एलपीओ उसके ब्लॉक को उल्टा करके उसे पलट देता है लेकिन अपना आखिरी हमला करने से खुद को रोक लेता है। जिन उससे पूछता है कि वो क्यों रुक गया, जिस पर एलपीओ बोलता है कि उसे भी यही पूछना है कि हम देख सकते हैं कि जिन भी उसे सिर पर लात मारने के लिए पूरी तरह से तैयार था। वो दोनों उठ जाते हैं और एलपीओ से माफी मांगता है और बताता है कि जब से उसने जिन को प्रीलिम्स में देखा था तब से उसे लड़ने की खुजली मची हुई थी। जिनको उससे कोई शिकायत नहीं थी। हालांकि वो एलपीओ की हुडी की डिजाइन के बारे में उससे पूछता है। एलपीओ से बताता है कि वो निशान जिनके दादा को सम्मान देने के लिए है और बताता है कि उसके पापा बचपन में ही खत्म हो गए थे और उसकी मम्मी ने उसे उसके अंकल के पास छोड़ दिया था। वो अंकल के डोजो में रहता था और वो एलपीओ को पराया मानते थे और उस पर जरा सा भी ध्यान नहीं देते थे। एलपीओ को काफी अकेलापन महसूस होता था लेकिन एक दिन जब वो पेड़ के नीचे बैठा था तब जिन के दादा डोजो में कूद कर उसके पास आते हैं और उसे बताते हैं कि वो एलपीओ के दादा के दोस्त हैं और वो मिलिट्री में साथ ही में थे। उन्होंने उन दोनों के साथ की फोटो भी उसे दिखाई। वो उसे एक किताब पकड़ाते हैं जिसमें कराटे की सीक्रेट टेक्निक के बारे में लिखा हुआ था जो एलपीओ के दादा ने खुद लिखी थी और मरने से पहले उन्हें दी थी। जिनके दादा उसे कभी भी ना डरने को बोलते हैं और किताब से लड़ना सीखने को कहते हैं ताकि वो भी एक ताकतवर आदमी बन सके और अपने दादा का नाम रोशन कर सके। बात करते करते अचानक से एलपीओ जिन के पीछे अपना हाथ लगा देता है और जब जिन पीछे मुड़ता है तो देखता है कि उसके हाथ में शार्क के दांत घुस चुके हैं। असल में मछली वाले लड़के ने बिना किसी वजह के जिन पर हमला कर दिया था। एलपीओ गुस्सा जाता है और बोलता है कि अगर उसे कोई दिक्कत है तो उसे रिंग पर लड़ना चाहिए और अगर उसने आगे से कभी भी उसके दोस्तों पर हमला किया तो उसका मछली फ्राई बना देगा। जिन को समझ पाता उससे पहले ही लड़का हंस कर वहां से चला जाता है। एलपीओ जिनको बताता है कि मछली वाले लड़के का नाम जीगल है और वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। जिन उसके हाथ के बारे में पूछता है लेकिन उतनी देर में उसका हाथ पूरी तरह से ठीक हो चुका था। दोनों एक दूसरे को बाय बोलकर अपने रास्ते चले जाते हैं और जिन सोचता है कि वो कितना ज्यादा कमजोर है कि वो जीगल के हमले को देख तक नहीं पाया। अगले दिन काम करते वक्त हान हरे बाल वाले कोऑर्डिनेटर को बेंच के नीचे अपना सिक्का खोजते हुए मिलता है। असल में ऐसा हुआ था कि उसकी पुरानी करतूतों की वजह से उसकी सैलरी काट दी गई थी और अब वो एक एक पैसे का मोहताज है। हान उसे बोलता है कि अगर वो उसे चक्रा का इस्तेमाल करना सिखाएगा तो उसे हर रात फ्री में अच्छा खाना खिलाएगा। कोऑर्डिनेटर थोड़ी देर तक सोचता है और आखिर में हाँ बोल देता है। अगले दिन मीरा और हान दोनों के पास एक मैसेज आता है जिससे उन्हें पता चलता है कि आज जिन का बर्थडे है। वो फौरन जिन के घर आ जाते हैं जहाँ जिन दुखी होकर अपने दादा की तस्वीर को घूर रहा होता है। वो उसे खुश करने के लिए उसके लिए खाना बनाते हैं और मजे से बैठकर खाते हैं। अगले दिन जिन के पास एक तस्वीर पार्सल से आती है जिसमें उसके दादा काफी जख्मी हालत में दिखाई दे रहे थे। तस्वीर के पीछे उनका एड्रेस लिखा हुआ था और ये भी लिखा हुआ था कि वो वहाँ अकेला है। जिन वहाँ जाने का फैसला करता है चाहे फिर उसे आज का मैच ही क्यों न छोड़ना पड़े। वो अपनी साइकिल उठाकर तेजी से उस ओर जाने लगता है ये वादा करते हुए कि वो मुकाबला खत्म होने से पहले वहाँ आ जाएगा। दूसरी तरफ हान और मीरा सब जगह ढूंढ रहे थे। उन्होंने उसके घर में ढूंढा और जो जो जगह उन्हें पता थी वहाँ उन्होंने ढूंढा लेकिन जिन उन्हें नहीं मिला। एक कोऑर्डिनेटर उनके पास आती है और उन्हें बताती है कि मुकाबला बस शुरू ही होने वाला है और उन्हें वहाँ मौजूद होना चाहिए नहीं तो उन्हें बाहर कर दिया जाएगा। वो उन्हें बताते हैं कि जिन अभी तक नहीं आया जिस पर वो बोलती है कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन अगर उनको फाइट में रहना है तो उन्हें स्टेडियम जाना चाहिए। हान मीरा को बताता है कि उन्हें सिर्फ 2 मैचेस जीतने होंगे जिसके बाद वो जिन के बिना भी क्वालिफाई कर सकते हैं लेकिन मीरा उसे याद दिलाती है कि उस पर इस राउंड के लिए बैन लगा है। हान उसे पहले जाने को बोलता है और मुकाबले को थोड़ी देर तक खींचने को कहता है ताकि वो उतनी देर तक जिन को ढूंढने की कोशिश कर सके। मीरा मुस्कुराती है और लड़ने चली जाती है तो वहीं हान जिन को ढूंढने चला जाता है। रिंग पर चढ़ती है और उसका अपोनेंट ये हुडी वाला लड़का है जो उसे बोलता है कि वो मून स्टाइल के बारे से काफी समय से लड़ना चाहता था। वो हुडी निकालकर अपनी बॉडी दिखाने लगता है जो सांडे के तेल की वजह से चमक रही थी। वो उसे बताता है कि वो यहाँ ये चेक करने आया है कि मीरा मून स्टाइल की पूरी ताकत को इस्तेमाल करने के काबिल भी है या नहीं। मुकाबला शुरू हो जाता है और मीरा उसे अपनी तलवार से मारने की कोशिश करती है लेकिन उसके सारे हमले उसके शरीर पर लगे तेल की वजह से फिसल जाते हैं। वो अपनी ग्रैपलिंग टेक्निक का इस्तेमाल करके उसके पेट पर लात मार देती है। उसके बाद वो अपनी स्पेशल टेक्निक का इस्तेमाल करने की कोशिश करती है लेकिन आदमी उसे पकड़ लेता है और पूछता है कि क्या वो उसकी तलवार से खेलना चाहती है। मीरा उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती और उसके पेट पर तलवार भोंककर खुद को छुटा लेती है। वो एक बार फिर उसकी ओर दौड़ती है लेकिन इस बार आदमी का एक टीममेट उसकी तरफ एक तलवार फेंक देता है जिससे वो मीरा के हमले को रोक लेता है। मीरा को याद आता है कि जिस तलवार का वो इस्तेमाल कर रहा है वो उसके पापा की है जो कि सूसू ने चुरा ली थी। वो चिल्लाते हुए उसे तलवार वापस देने को कहती है और एक बार फिर वो लोग तलवार लड़ाते हैं लेकिन इस बार मीरा की तलवार टूट जाती है। वो पीछे हट जाती है और आदमियों से बताता है कि उसने कभी भी उस तलवार की असली ताकत को पहचाना ही नहीं और तभी अचानक से वो लकड़ी की तलवार एक असली तलवार में बदल जाती है जिसे वो भगवान की तलवार बताता है। आदमियों से बताता है कि वो तलवार उसके पास कई सालों से थी लेकिन फिर भी वो उसकी असली ताकत को नहीं निकाल पाई जो कि शर्मिंदगी की बात है। वो अचानक से उसके पीछे आ जाता है और उस पर हमला करने की कोशिश करता है लेकिन मीरा उसके हमले से बच जाती है। मीरा पीछे हटकर अपनी मून स्टाइल का इस्तेमाल करती है और वो उसके हमलों को रोकने की कोशिश करता है लेकिन उसी वक्त मीरा हवा में उछलकर उसे एक दमदार टूक की कॉम्बो मार देती है और उसकी हाथों में पंजा मारकर उसे रिंग के किनारे फेंक देती है। स्वॉर्ड उसके हाथों से छूट जाती है और मीरा उसे पकड़ लेती है लेकिन तलवार तुरंत उसके हाथ से गायब होकर आदमी के पास वापस आ जाती है। वो उसे बताता है कि मास्टर अपनी तलवार को नहीं चुनता बल्कि तलवार अपने मास्टर को चुनती है। दूसरी तरफ जिन एक बंजर कारखाने में पहुंचता है और उसके अंदर जाता है। दरवाजा खोलने पर उसे उसके दादा बेहोश हालत में जंजीरों से बंधे मिलते हैं। उन्हें जगाने की कोशिश करता है लेकिन वो होश में नहीं आते। वो जंजीरें तोड़ने के लिए कुछ ढूंढता है कि तभी अचानक से उसके दादा शैतानी तरीके से मुस्कुराने लगते हैं और तुरंत ही फूल कर फट जाते हैं। जिन धमाके की वजह से बेहोश हो जाता है और एक अनजान आदमी उसकी बेवकूफी पर हंसते हुए अंदर आता है और बोलता है कि वो बहुत कमजोर है। आदमी को लगता है कि जिन मर चुका है इसलिए वो बाहर जाने लगता है कि तभी जिन धीरे से उठता है और आदमी से रुकने को बोलता है। आदमी हैरान हो जाता है और जिन से मरने के लिए बोलता है ताकि उन सभी के लिए आसानी हो लेकिन जिन उससे मुकाबले की चुनौती देता है। आदमी खुद के कई सारे क्लोन बना लेता है। वो सभी जिन पर एक साथ हमला करते हैं। वो उनसे लड़ने की कोशिश करता है और शुरुआत में उन्हें दूर रखने में कामयाबी होता है लेकिन थोड़ी ही देर में वो सब उस पर हावी हो जाते हैं और सभी उस पर चढ़ने लगते हैं। जिन मुड़ता है तो उसे अपने अपोनेंट की लाशें दिखाई देती हैं जिनसे उसे आज मुकाबला करना था। आदमी उसकी हालत पर हंसते हुए खुलासा करता है कि जिन लोगों से उसकी टीम लड़ रही है वो उसकी ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं और वो जल्द ही उसके दोस्तों को भी मार डालेंगे। ये सुनने
उड़ने के बाद जिन बौरा जाता है और सभी बहरूपियों को ब्लास्ट कर देता है। एक क्लोन उसका मजाक उड़ाता है, हालांकि जिन सीधा उसकी आंखों में देखता है और एक एक्यूपंक्चर टेक्निक की मदद से अपनी पूरी बॉडी को शून्य कर देता है, जिससे पूरी लड़ाई के दौरान उसे दर्द महसूस ना हो। स्टेडियम के अंदर आदमी बिना रुके मीरा पर वार पे वार किए जा रहा था। वो उसके हमलों से बचती रहती है, लेकिन आदमी मौका देखते ही उसके पेट में तलवार भोंक देता है। वो मीरा के पास जाता है और उसके बालों से पकड़कर उसे उठाता है और उसे चाटे मारने लगता है और उसकी चोट पर एक दर्दनाक मुक्का जड़ देता है। मीरा उठने की कोशिश करती है और आदमी उसे बताता है कि जिन मुकाबले में नहीं आएगा क्योंकि वो अब तक मर चुका होगा। ये सुनकर मीरा गुस्से में आ जाती है और बोलती है कि जिन उसके जैसे आदमी से कभी नहीं हारेगा। जिसके बाद वो दौड़कर उसे एक साथ कई सारे मुक्के मारती है, लेकिन आदमी फिर से मीरा को लात मारकर उसके कंधे पर तलवार से हमला कर देता है। सभी को लग रहा था कि मुकाबला खत्म हो चुका है कि तभी मीरा एक बार फिर उठ जाती है, लेकिन इस बार कुछ अलग था। ऐसा लग रहा था कि उसके आसपास आग के शोले भड़क रहे हैं और उसके सिर से 2 लंबे पंख जैसा कुछ निकल आता है। तलवार आदमी के हाथ से गायब होकर मीरा के पास आ जाती है, जो उसे अपना पूरा चक्रा दिखाती है। आदमी भी अपने चक्रा का इस्तेमाल करने का फैसला करता है और दोनों एक और बार लड़ने लगते हैं। हालांकि इस बार आदमी मीरा के नजदीक भी नहीं आ पा रहा था। मीरा उसके सभी हमलों को काट कर अपने चक्रा की मदद से उस पर एक जोरदार वार करती है, जिससे आदमी बेहोश हो जाता है और मुकाबला खत्म भी हो जाता है। वो खड़ी होने की कोशिश करती है लेकिन फिर गिर जाती है, लेकिन सभी के आश्चर्य से जिन वहां आ जाता है और उसे गिरने से बचा लेता है और हान उसे रिंग से बाहर ले जाता है। अगला फाइटर रिंग पर आता है, जो जिन को वहां देखकर कंफ्यूज हो जाता है। वो जिन से पूछता है कि कारखाने में क्या हुआ था, लेकिन जिन एक शब्द नहीं बोलता और मैच के शुरू होने तक उसे घूरता रहता है। उसका अपोनेंट फौरन अपने चक्रा का इस्तेमाल करके उस पर हमला करता है, लेकिन जिन उसे आसानी से बचते हुए उसकी तरफ बढ़ने लगता है। लड़का एक तलवार बनाकर जिन को भोंकने जाता है, लेकिन वो उस हमले को भी आसानी से मोड़ देता है, जिसके बाद वो उसके चेहरे पर लाते मारने लगता है, बिल्कुल जैसे उसने कारखाने वाले आदमी को मारा था। असल में जिन पूरी तरह से निडर होकर लड़ने लगता है और आखिर में अपनी ड्रैगन किक का इस्तेमाल करके मुकाबले को आखिरी कगार पर ले आता है। हालांकि आदमी जैसे तैसे उसके बाद भी खड़ा हो जाता है। इस बार जिन अपने हमले को दुगना कर देता है और अपनी डबल ड्रैगन किक से मुकाबला खत्म कर देता है। मैच के बाद पार्ट तीनों को अपने कमरे में ले जाता है और बताता है कि जिनसे उन्होंने अभी मुकाबला किया वो हाई स्कूल के स्टूडेंट्स नहीं थे, बल्कि वो सीक्रेट सोसाइटी नॉक्स के मेंबर्स थे। जिनको कुछ समझ नहीं आ रहा था और वो पार्क से इसके बारे में बात करता है। वो समझाता है कि नॉक्स के मेंबर शैतान की पूजा करते हैं और किसी भी और भगवान में नहीं मानते। वो लोग बाकी सभी भगवानों की एग्जिस्टेंस को मिटाना चाहते हैं, इसलिए वो गॉड ऑफ हाई स्कूल टूर्नामेंट के फाइटर्स और ऑर्गेनाइजर्स को निशाना बना रहे हैं। ऑर्गेनाइजर्स और स्टूडेंट दूसरे भगवानों से मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हैं और जब तक वो जिंदा रहेंगे नॉक्स का मकसद पूरा नहीं होगा। पार्क उनसे सतर्क करने को कहता है, स्टेडियम के अंदर ही नहीं बल्कि बाहर भी, क्योंकि किसी को नहीं पता कि कब और कौन उन्हें निशाना बना रहा है। जिन उससे अपने दादा के बारे में मिली किसी भी जानकारी के बारे में पूछता है, लेकिन पार्क उसे बताता है कि उसके पास फिलहाल कोई भी जानकारी नहीं है और अगर उसके पास होती फिर भी वो उसे नहीं बताता। वो उन्हें बताता है कि वो तीनों बहुत ज्यादा कमजोर हैं और अगर वो जिन के दादा जैसे महान आदमी को बचाने की कोशिश करेंगे तो मदद से ज्यादा बिगाड़ कर देंगे। हालांकि पार्क जिनसे वादा करता है कि अगर जिन टूर्नामेंट जीत जाएगा तो वो उसे उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देगा, जिससे वो अपने दादा तक पहुंच जाएगा। ये सुनकर जिन के अंदर की आग भड़क जाती है और वो किसी भी हाल में टूर्नामेंट जीतने का फैसला कर लेता है। अगले दिन तीनों का मुकाबला एलपीओ के ग्रुप के साथ होता है और सभी बहुत ज्यादा खुश दिखाई दे रहे थे, क्योंकि ये मुकाबला उन सभी की पसंदीदा टीम्स के बीच होने वाला था। पहला मुकाबला जिन की सौतेली बहन और हान के बीच होता है और दोनों रिंग के अंदर आ जाते हैं। कमेंटेटर मुकाबला शुरू कर देता है और दोनों एक दूसरे की तरफ पूरी रफ्तार से दौड़ते हैं और एक दमदार किक से मुकाबले की शुरुआत करते हैं। दोनों एक दूसरे की किक से बच जाते हैं और फिर मुक्कों से लड़ने लगते हैं। लड़की एक ट्रिक का इस्तेमाल करती है और हान के कान पर पंजा मार देती है। हालांकि हान उसे ब्लॉक कर लेता है। हान किसी से कम नहीं था और वो उसे हटा फेंकता है और लड़की के संतुलन कायम करने से पहले ही वो उसके नजदीक पहुंच जाता है। जैसे ही हान अपने आखिरी हमले से मुकाबला खत्म करने वाला था, तभी उसे चक्कर आने लगता है और वो अपने घुटनों पर गिर जाता है। एलपीओ बताता है कि जो हमला लड़की ने शुरुआत में किया था उसका असर अब दिखाई दे रहा है और हान को पूरे होश में आने के लिए लगभग कुछ सेकंड्स का समय लगेगा। लड़की बिना समय बर्बाद किए उसके सिर पर अपनी एक्स किक मारने का फैसला करती है, लेकिन ऐन वक्त पर हान अपने सिर को किनारे कर लेता है, जिससे हमले का पूरा जोर उसके कंधे पर आ जाता है। हैरानी से हान उसे धक्का देते हुए खड़ा हो जाता है और उसकी जांघों पर ठूसा और पेट पर लात मारकर उसे रिंग के किनारे फेंक देता है। रेफरी काउंटिंग शुरू कर देता है, लेकिन लड़की खड़ी हो जाती है और हान की तरफ भागते हुए अपना आखिरी वार करने के लिए हवा में उछल जाती है। हालांकि हान ने भी कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली थी और उल्टा वो उसे एक दमदार ठूसा मारकर मुकाबले को जीत लेता है। वो हीरो की तरह रिंग से बाहर आ जाता है और जिन से अगला मुकाबला ना हारने के लिए बोलता है। जिन का मुकाबला एलपीओ के साथ तय हो जाता है। मुकाबला शुरू हो जाता है और दोनों एक दूसरे की तरफ दौड़ते हैं और जिन ऑफेंसिव होकर उसे लाते मारने लगता है। एलपीओ का डिफेंस काफी अच्छा था, इसलिए वो उसके सभी हमलों से बच जाता है और उस पर पलटवार भी कर देता है। मौका मिलते ही एलपीओ जिन को लात मारकर धक्का दे देता है और उसके संभलने से पहले ही अपनी किक कॉम्बो चलाने लगता है। ये साफ था कि एलपीओ के हमले जिन से ज्यादा तेज और सटीक थे। जिन मुकाबले का रुख अपनी तरफ करने की कोशिश करता है और किक और पंच एक साथ चला देता है, लेकिन एलपीओ से आसानी से ब्लॉक करके सीधा उसके चेहरे पर लात मार देता है। जिन घुटनों पर गिर जाता है और एलपीओ से बताता है कि उसमें 3 बड़ी कमियां हैं। पहली कि उसे एक कप साइज वाली लड़कियां पसंद है, जिसे सुनते ही जिन बौरा जाता है और फिर से उस पर लाते बरसा देता है। हालांकि एलपीओ उछल कर पीछे हट जाता है। जिन उसके पीछे पड़ जाता है और उसे अपना 3 किक कॉम्बो मारता है, जिसे एलपीओ पहले ही पड़ चुका था और वो जिन से बचते हुए उसको पीछे ढकेल लेता है। एलपीओ उसे उसकी दूसरी कमजोरी के बारे में बताते हुए बोलता है कि उसके पास बैंगन नहीं बल्कि मूंगफली है। जिन और भी ज्यादा पगला जाता है और उस पर अपनी ट्विन ड्रैगन किक का इस्तेमाल करता है। हालांकि एलपीओ इस बार भी उसे अपने हमले से बीच में ही रोक देता है। जिन एक बार फिर अपने घुटनों पर गिर जाता है और एलपीओ उसकी आखिरी कमजोरी के बारे में बताते हुए बोलता है कि उसे सब कुछ छोटा पसंद है। वो फिर से खड़ा हो जाता है, लेकिन चाहे जितनी भी कोशिश कर ले वो एलपीओ को मार नहीं पाता। एलपीओ से लात मारकर अपने आखिरी हमले के लिए तैयार हो जाता है कि तभी जिन होश में आ जाता है और मीरा की मूंछ टाली टेक्निक का इस्तेमाल करके उसकी छाती पर चीरा लगा देता है। वो हैरान हो जाता है और एक बार फिर उसे हवा में उछलकर लात मारने की कोशिश करता है, लेकिन जिन हान की टेक्निक की मदद से उसे रोक देता है। आखिर में जिन के अंदर के शोले भड़क जाते हैं और वो एक टेक्निक बनाकर उसकी तरफ फेंक देता है। एलपीओ भी अपने सबसे ताकतवर हमले का इस्तेमाल करता है। धूल हटने के बाद हमें दिखाई देता है कि जिन अभी भी खड़ा हुआ है और एलपीओ नीचे गिर चुका है।
हालांकि विजेता घोषित किए जाने से पहले ही एलपीओ उठ जाता है और उसके इर्द गिर्द ऑरा बनने लगता है। वो उसमें से निकल कर आता है और अचानक से उसे एक भेड़िया की शक्तियां मिल जाती हैं। ये देखकर सभी लोगों के मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। हालांकि जिन उसे देखकर हैरान नहीं होता। एलपीओ से बताता है कि उनकी पावर्स की करंट लेवल में बहुत ज्यादा डिफरेंस है और वो उसे जीत नहीं पाएगा। लेकिन जिनको उसकी बातों से कुछ फर्क नहीं पड़ता और वो उसकी तरफ आराम से बढ़ता जाता है। एलपीओ जिनको उसकी बोनस कमजोरी के बारे में बताने वाला होता है कि तभी अचानक से जिन फुल स्पीड में उसकी तरफ भागता है और उसे मुक्का मारने लगता है। हालांकि एलपीओ के इर्द गिर्द मौजूद एक अदृश्य ऑरा उसके सभी हमलों को ब्लॉक कर देता है। अचानक से एलपीओ जिनके सामने से गायब होकर उसके पीछे आ जाता है और हवा में उछलकर उसे लाते और मुक्के मारने लगता है। जिन नीचे गिर जाता है। हालांकि मैच से पहले वो क्वार्टर चढ़ाकर आया था, जिस वजह से वो फिर से उठकर उसकी तरफ दौड़ने लगता है। एलपीओ से फिर से मुक्का मारता है, लेकिन जिन ने उसके गायब होने के हमले को कॉपी कर लिया था और वो भी उसके सामने से गायब हो जाता है। एलपीओ उसकी कमजोरियों से तंग आ चुका था, जिस वजह से वो उसके पेट पर पूरी ताकत से ठूसा मार देता है। मुझसे गलती हो गई थी, असल में जिन खट्टी टॉफी के नशे करके आया था, जिस वजह से वो फिर से उठ जाता है। दूसरी तरफ एलपीओ से उसकी खुद की पावर संभाली नहीं जा रही थी, लेकिन वो उस पर उतना ध्यान नहीं देता और अपनी स्पेशल टेक्निक का इस्तेमाल करके 2 आग के भेड़िए बना देता है। जिन दौड़ते हुए उसकी तरफ जाता है और दोनों को भस्म कर देता है। जिसके बाद एलपीओ और जिन फुल पावर से एक दूसरे को मुक्का मारते हैं और तभी दोनों एक आग के भंवर के अंदर आ जाते हैं जो एलपीओ ने बनाया था। उसके अंदर वो सैकड़ों भेड़ियों को बना लेता है और जिन पर छोड़ देता है। इस वक्त जिनकी ऊर्जा जाग जाती है और उसके चक्रा की वजह से उसकी आंखें ब्लू हो जाती हैं। वो सभी भेड़ियों को भस्म कर देता है, जिस वजह से एलपीओ गुस्सा आ जाता है और अपनी पूरी ताकत से हजारों और भेड़िए बनाकर उसकी तरफ छोड़ देता है। हालांकि इस बार जिन उन सभी भेड़ियों को खत्म करके फौरन एलपीओ को आसमान में फेंक देता है, जिससे वो अपनी असली रूप में आ जाता है और फिर एक बड़ा सा हाथ उसे जमीन पर लाकर पटक देता है। उनको विजेता घोषित कर दिया जाता है और एलपीओ जमीन पर बेहोश पड़ा रहता है। बाद में जिन हॉस्पिटल में एलपीओ से मिलने जाता है और उससे पूछता है कि अब उसकी हालत कैसी है। वो बोलता है कि वो ठीक है और अपने टीममेट से कमरे से बाहर जाने को बोलता है ताकि वो जिन से अकेले में बात कर सके। एलपीओ जिनको फाइनल्स में सावधानी से लड़ने को बोलता है क्योंकि वहाँ उसका अपोनेंट जीगल होगा। इस पर जिन बोलता है कि उसने अपनी मूंगफली के साथ खेलना बंद कर दिया है, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है। थोड़ी देर में जिन हान और मीरा से मिलने के लिए कमरे से बाहर चला जाता है और वो देखते हैं कि आसमान का रंग गुलाबी हो गया है। तभी पार्क अचानक से घोषणा करता है कि टूर्नामेंट को रद्द कर दिया गया है। वो लोग बिल्डिंग से बाहर आते हैं तो आसमान से एक अजीब सी चीज को निकलते हुए देखते हैं। बहुत सारे अजीब से प्राणी भी उसमें से निकलकर सब पर हमला कर देते हैं। वो लोग समझ ही रहे होते हैं कि क्या हो रहा है कि तभी जीगल और एलपीओ को लड़ते हुए देखते हैं। एलपीओ अपने चक्रा की मदद से उससे लड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मौका पाते ही जीगल एक चेन से बंधे दानव को बना देता है जो एलपीओ को खा जाता है। वो दानव गुब्बारा बनकर हवा में उड़ने लगता है और जैसे ही वो फूटता है तो उसमें से एलपीओ और एक अजीब सी चाबी निकलती है। जीगल उसे अपने पेट से निकलती हुई जीभ से पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन एक दानव उड़ते हुए उसे ले जाता है। कई लोगों से गुजरने के बाद वो इस सफेद बाल वाले के पास आ जाती है जो कि मेन विलन है और जिसकी वजह से तबाही मची हुई है। वो बोलने जा ही रहा होता है कि अब वो पूरी दुनिया पर काबू पा लेगा, लेकिन तभी जिन उसे फ्लाइंग किक मारकर चाबी हड़प लेता है। अचानक से घोषणा होती है कि अमेरिका को इसके बारे में पता चल चुका है और अमेरिका पूरे कोरिया को तबाह करने के लिए मिसाइलें भिजवा देता है। इधर पार्क जो आसमान से निकल रहे स्टैचू को नीचे गिरने से रोक रहा था, वो सभी को मिसाइल से बचाने के लिए उन्हें दूसरी दुनिया में भेज देता है। जिन सबसे पहले उठता है और अपने दोस्तों को ढूंढने लगता है। तभी उसे बेहोशी की हालत में एलपीओ मिलता है, जिन अपनी एक्यूपंक्चर टेक्निक से उसकी इंटरनल ब्लीडिंग रोक देता है। एलपीओ होश में आने के बाद उसे वो चाबी देते हुए उसे जीगल से बचा कर रखने को बोलता है। वो पूरी जगह हान और मीरा को खोजता है और तभी उसे वो दोनों रास्ते पर पड़े मिलते हैं। हान उससे वहां से तुरंत भागने को कहता है क्योंकि जीगल अपना आपा खो चुका था। जीगल पीछे से हंसते हुए बाहर आता है और वो सीधा जिन से चाबी देने को बोलता है, जिस पर जिन चिल्लाते हुए बोलता है कि उसे जीगल की मम्मी बहुत पसंद है। वो दोनों लड़ना शुरू हो जाते हैं और इस वीडियो की एडिटिंग मुझे ही करनी है, इसलिए मैं फाइट को एक्सप्लेन नहीं करना चाहता। हालांकि इतना जरूर बता सकता हूँ कि जीगल अपनी मम्मी को दोबारा शादी करते हुए नहीं देखना चाहता था, इसलिए वो जिनकी अच्छे से पुंगी बजा देता है। अचानक से एक सफेद रोशनी चमकती है और वो वापस आ जाते हैं। अब तक पूरा कोरिया तबाह हो चुका था और वो अजीब सी स्टैचू जमीन के अंदर आधी धंस चुकी थी। जीगल अभी भी उस चाबी के पीछे पड़ा था और वो जिन को पकड़कर चाबी को उसकी चड्डी से निकाल लेता है और उसे अपने पेट के मुंह से खा लेता है। सच में इतना घिनौना लड़का मैंने आज तक नहीं देखा। वो एक बच्चे में बदल जाता है और देखते ही देखते उसके पर निकल आते हैं और जीगल हवा में उड़ने लगता है। वो परी और राक्षस दोनों में एक साथ बदल जाता है और बोलता है कि वो इंसानियत का नाश कर देगा। मीरा उनसे बोलती है कि उन्हें पीछे हट जाना चाहिए और एलपीओ के ग्रुप के साथ मिल जाना चाहिए, लेकिन तभी अचानक से जीगल मीरा और हान दोनों को उठाकर फेंक देता है। वो उसे लड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसका लेवल ही अलग था। वो मीरा के हमले को एक उंगली से रोक देता है और हान के मुक्के से बचकर उसे ब्लास्ट कर देता है। वो जिन को हवा में बांध देता है, लेकिन जिन उससे खुद को छुटाकर खुद पर एक्यूपंक्चर का इस्तेमाल करके अपने आप को ठीक कर लेता है और उसकी तरफ दौड़ने लगता है। हान और मीरा भी मुकाबले में शामिल हो जाते हैं। जीगल उन पर लेजर से हमला करता है और वो तीनों अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगते हैं। जीगल अचानक से उनके सामने आ जाता है और जिन की तरफ एक लाल तलवार फेंक देता है, लेकिन ऐन वक्त पर हान खुद की जान देकर उसे रोक लेता है। आखिरकार जिन को दोबारा से नशा चढ़ जाता है और वो अपने चक्रों को बाहर ले आता है। वो एक बड़ी ही छड़ी को समन कर लेता है और बिजली की रफ्तार से जीगल की तरफ दौड़ता है। उसकी रफ्तार और ताकत जीगल से कहीं ज्यादा बढ़ चुकी थी, जिन उसे अपने डंडे से पीट डालता है और आखिर में वो उस पर करोड़ों वोल्ट की बिजली गिरा देता है, जिससे जीगल राख बन जाता है। जिन इंसानी रूप में वापस आ जाता है। उसे लग रहा था कि सब कुछ खत्म हो चुका है कि तभी जीगल एक बार फिर उठ जाता है और एक घिनौने से दानव में बदल जाता है। हालांकि इस बार एलपीओ भी उनके साथ आ जाता है और सब एक साथ उस पर हमला करते हैं। आखिर में जिन अपनी बची कुची ताकत लगाकर एक आखिरी ट्विन ड्रैगन किक उसे मारता है जो जीगल को पूरी तरह से तबाह करते हुए उसके आर पार हो जाती है। वो बैठकर आराम करते हैं कि तभी एक औरत वहां आती है और इतनी तबाही मचाने के लिए जिन के सिर पर तबला बजा देती है। वो बोलती है कि जिन ने टूर्नामेंट जीत लिया और वो उसकी एक इच्छा को पूरी कर सकती है, लेकिन वो एक मरे हुए इंसान को दोबारा से जिंदगी नहीं दे सकती। जिन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और अपने दादा को वापस लाने को बोल नहीं जा रहा होता है, लेकिन बीच में ही रुक जाता है। वो पीछे मुड़कर अपने सभी दोस्तों की हालत को देखता है, जिनमें से कुछ ने तो अपने हाथ तक खो दिए थे। वो सबसे निस्वार्थ फैसला लेता है और सभी कंटेस्टेंट को पूरी तरह से ठीक करने को कहता है और महिला सभी को पूरी तरह से ठीक भी कर देती है। जिन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और थकावट की वजह से ज़मीन पर गिर जाता है। वो
वो अपने अपार्टमेंट में उठता है और हान और मीरा को किचन में खाना बनाते हुए दिखता है। उसे बताते कि वो पूरे 3 महीनों से सोया हुआ था और तब से वो उसकी देखभाल कर रहे हैं। जिन थोड़ा भावुक हो जाता है और आखिर में तीनों एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। दोस्तों, अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में।